एपिसोड 191 टू 200। अध्याय 191। 102 नरक में वसंत की गर्मी खिलती है फूल अंडरस्कोर 6। लेडी जो मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में गर्मजोशी नहीं दिखी। जाहिर है उस छोटी बच्ची ने चाहे जो भी किया हो, जब तक उसे अपनी गलतियां पता हैं और वह बदल सकती है, वह अभी भी एक अच्छी बच्ची है। मैं लेडी यून को यही चेहरा दूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उसे भविष्य में ठीक से शिक्षित करेंगी, वरना अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो उसे मेरे जैसा सहज मालिक नहीं मिलेगा। हर शब्द व्यंग्य से भरा था। युनशु का चेहरा सख्त हो गया और उसने जल्दी से माफी मांगने वाली मुस्कान बिखेरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों में से किसी एक दिन मैं आजियान को व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए लाऊंगी। लेडी जोहू ने उपहास किया, कोई जरूरत नहीं है। उस समय के साथ बेहतर होगा कि मिस कांद अपने चरित्र और गुणों को विकसित करें। युनशु के अपार धैर्य के बावजूद उसके चेहरे पर दरार के निशान दिखाई देने लगे, लेकिन उसे इस गुस्से को निगलना पड़ा। आज का भोज एक अप्रिय नोट पर समाप्त हुआ। परिचारिका के रूप में लेडी जोहू को अंदर ही अंदर घृणा हो रही थी। ये यून परिवार पूरी तरह से अनुचित, बेहद घिनौना। मैंने ओल्ड जोहू को युनशेन को देश के शीर्ष 10 सबसे प्रभावशाली लोगों में नामांकित करने की बात करते सुना। ये कितना हास्यास्पद है कि ऐसा आदमी इस सूची में शामिल हो सकता है। जब मैं वापस आऊंगा तो ओल्ड जोहू से बात करूंगा और युनशेन का नाम हटवा दूंगा। लेडी सॉन्ग ने सॉन्ग येरेन को, जो अभी भी अचंभित थी, पहले लेडी जोहू को अलविदा कहने के लिए ले लिया, फिर जूंग जियुए को विदाई देने चली गई। जूंग जियुए ने घबराई हुई सॉन्ग येरेन की ओर देखा और अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, न्यांसी, सिर्फ सौंदर्य उपचार और ताश के खेल पर ध्यान मत दो। अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान दो, वरना अगर भविष्य में कुछ बुरा हुआ तो बहुत देर हो जाएगी और पछताओगे। लेडी सॉन्ग के दिल में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने विनम्रता से जवाब दिया, ये लड़का छोटा और अज्ञानी है। एक बार जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं उसे सख्ती से अनुशासित करूंगी। युएयू, मैं हंसी के लिए क्षमा चाहती हूँ। जुआंग शियुए की आंखें ठंडी हो गईं और बिना उन पर एक और नजर डाले वह जाने के लिए मुड़ी। बस इस बार ये फिर नहीं होगा। लेडी सॉन्ग जूंग जियुए की पीछे हत्ती हुई आकृति को देख रही थी और उसने सॉन्ग येरेन को दूर धकेलने से पहले चुपचाप अपने दांत भींच लिए। जैसे ही वे कार में बैठे, लेडी सॉन्ग ने हाथ उठाकर सॉन्ग येरेन के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। अचानक होश में आई सॉन्ग येरेन ने अविश्वास से अपना चेहरा ढक लिया। माँ, आपने मुझे क्यों मारा? लेडी सॉन्ग ने उसे ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, क्या तुम सोचती हो कि हम सब मूर्ख हैं? क्या हम ऐसी बचकानी हरकतें नहीं देख सकते? सॉन्ग येरेन घबरा गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। माँ, आप क्या बात कर रही हैं? मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा है। लेडी सॉन्ग ने क्रोधित होकर उसे थप्पड़ मारा। तुम मुझे मौत के मुंह में धकेल रही हो। मैं ऐसी मूर्ख बेटी को कैसे जन्म दे सकती हूँ? ये स्पष्ट है कि इसके पीछे तुम ही थी। तुम और किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हो? तुम तो बस एक जोकर की तरह उछल कूद कर रही हो। मुझे तुम्हारे लिए शर्म आ रही है। सॉन्ग येरेन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? लेडी सॉन्ग ने ठंडे स्वर में उपहास किया, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन असल में तुम बेवकूफ हो। लेडी यान ने तुम्हारी चालें पहले ही भांप ली थीं। उन्होंने मुझे अभी अभी तुम्हारे साथ सख्ती बरतने की चेतावनी दी थी, और तुम अब भी यान सॉन्ग से शादी करना चाहते हो। सपने देखते रहो। लेडी सॉन्ग जितना ज्यादा इस बारे में सोचती उतना ही गुस्सा करती। इतने सालों की योजना के बाद सब कुछ बिखर रहा था। वह लेडी यान को अच्छी तरह समझती थी, एक चतुर और चालाक महिला। ऐसे लोगों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, और जो खुद को चालाक समझते हैं उनसे ज्यादा उन्हें किसी चीज से नफरत नहीं होती। सॉन्ग येरेन सदमे से पीली पड़ गई। ये कैसे हो सकता है? उसने लेडी सॉन्ग का हाथ पकड़ लिया और सिसकते हुए बोली, माँ, मैं क्या करूँ? लेडी सॉन्ग शांत हो गई और तेजी से बोली, तुम्हारी हिम्मत अभी भी रोने की है? चुप रहो और मुझे सब कुछ बताओ जो हुआ। अभी भी चीजों को बदलने का मौका हो सकता है। सॉन्ग येरेन ने तुरंत सब कुछ बता दिया, जिसमें कांग जिनिक्सियन के साथ उसकी बातचीत भी शामिल थी, और फिर लेडी सॉन्ग से विनती की, माँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से हो जाएंगी। मुझे अब वास्तव में इसका पछतावा है। आपको मेरी मदद करनी होगी। लेडी सॉन्ग ने अपने माथे पर जोर से हाथ मारा। मेरी इतनी मूर्ख बेटी कैसे हो सकती है? उस कांग जिनिक्सियन ने तुम्हें जानबूझकर बहकाया जिससे तुम जी यूनिया पर हमला कर सको, और तुम मूर्खता से उसके झांसे में आ गई। क्या तुम्हारे पास दिमाग है? तुम उसके द्वारा पूरी तरह से इस्तेमाल की गई हो। मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था। तुम समझ सकती हो कि वह मुसीबत के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन तुमने कभी नहीं सुना। फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ उस कांग जिनिक्सियन को वह मिला जिसकी वह हकदार थी। जी यूनिया द्वारा उसका प्रति उपयोग किया गया। उसने खुद पर यह अंत लाया। सॉन्ग येरेन को ठंडी निगाहों से देखते हुए लेडी सॉन्ग की आवाज जम गई, यह मामला सुधार से परे नहीं है। कल आप मध्यस्थता करने के लिए व्यक्तिगत रूप से लेडी यान से मिलने मेरे साथ चलेंगे और आप स्वयं जी यूनिया से माफी मांगेंगे। सॉन्ग येरेन तुरंत चिल्लाया, नहीं, मैं उससे माफी क्यों मांगूं? मैं ऐसा करने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। लेडी सॉन्ग ने उसे डरावनी तीव्रता से घूरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी ताकि तुम मुझे और अधिक परेशानी न दो। सॉन्ग येरेन ने तुरंत विनती की, माँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि भाई यान किसी और को पसंद करे। मुझसे उससे माफी मांगने के लिए कहना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अध्याय 192। 102 नरक में वसंत की गर्मी खिलती है फूल अंडरस्कोर 7। लेडी सॉन्ग ने आह भरी, येरेन, तुम अभी भी बहुत छोटी और अधीर हो। अगर यान सॉन्ग उसे पसंद करती है तो क्या हुआ? किसे पहला प्यार नहीं होता? तुम्हें बस सहना है। अगर तुम यान सॉन्ग का दिल नहीं जीत सकती तो लेडी यान को जीत लो। माँ तुम्हारे लिए योजना बना रही है तो तुम्हें वो जरूर मिलेगा जो तुम चाहती हो, लेकिन अब तुमने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया है। टूटे हुए शीशे को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता, और यही बात किसी के दिल में दरार के साथ भी लागू होती है। अगर लेडी यान तुम्हें नापसंद करती है तो भले ही तुम्हें यान सॉन्ग का प्यार मिल जाए, फिर भी तुम यान परिवार में शादी नहीं कर पाओगी।
सोंग गिरेन कुछ उलझन में था, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? माँ की बात सुनो, कल्याण परिवार के पास जाओ, लेडी यान से मध्यस्थता करवाओ और जी यूनिया से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगो। वह लड़की बहुत चालाक है, चाहे खुली लड़ाई हो या गुप्त, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सुनिश्चित करो कि तुम्हारा रवैया ईमानदार हो और जी यूनिया को नुकसान पहुंचाने के बारे में अब मत सोचना। माँ तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करेगी, बस याद रखना तुम्हें सहना होगा। सोंग गिरेन ने काफी देर तक हिचकिचाहट के बाद अंततः सिर हिलाकर कहा, ठीक है। लेडी सोंग ने अपना हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए उठाया और सोंग गिरेन दर्द से सिहर उठी। बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम इससे सीखो। ये सबक सीखकर तुम्हें भविष्य में कभी भी इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कांग जिनशियान से दूर रहना, उसकी प्रतिष्ठा पहले ही बर्बाद हो चुकी है। जी यूनिया, उसने चुपचाप अपने दिल में नाम दोहराया, उसकी आंखों में ठंडक की झलक दिखी। जो कोई भी मेरी बेटी का रास्ता रोके, मैं उससे केवल माफी मांग सकता हूँ। यूनिया ने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि शराब के नशे में उसका शरीर लड़खड़ाने लगा, वह अपना माथा रगड़ने के लिए हाथ उठाने से खुद को रोक नहीं सकी। युनशु ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें धुंधली और दुर्भावनापूर्ण थीं, फिर भी वे तुरंत ही कोमल प्रकाश की एक परत से ढक गईं, जिससे यह आश्चर्य होता था कि क्या यह एक भ्रम था। यूनिया मुस्कुराई, कोई बात नहीं, शायद मैं आज रात का सारा उत्साह देखकर थोड़ी थक गई हूँ। युनशु मुस्कुराया, जी यूनिया, क्या अब आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं? यूनिया ने मासूमियत से पलकें झपकाईं, दादी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? चाची जियान के साथ ऐसी घटना घटने से मैं बहुत चिंतित हूँ और खुश भी नहीं हो पा रही हूँ। युनशु के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, नाटक करना बंद करो, यहाँ और कोई नहीं है। अच्छा, मुझे तुम्हारे जैसा प्रतिद्वंद्वी पसंद है। जी यूनिया, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी दादी की मृत्यु कैसे हुई? यूनिया की आंखें सिकुड़ गईं, मैंने दादाजी से सुना कि उनकी मृत्यु कैंसर से हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। युनशु अचानक जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी, मानो दुनिया का सबसे मजेदार मजाक हो। हंसी से उसके आंसू बह रहे थे, वह सच में कहानियां गढ़ सकता है। कैंसर से मर गया। म्यूकिंगसी यह सुनकर इतनी नाराज हो जाएगी कि शायद अपने ताबूत से कूद पड़े। अरे, मैं तो भूल ही गई, उस कुतिया का अब कोई अवशेष नहीं बचा, किसी भी ताबूत से कूदना नामुमकिन है। उसकी तीखी आवाज कोमल मगर जहरीली थी, जैसे कोई सांप अपनी जीभ हिला रहा हो, जिससे रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। यूनिया की आंखें ठंडी हो गईं और उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी दादी वास्तव में कैसे मरी? युनशु मुस्कुराया, उसकी मौत बहुत ही बुरी तरह से हुई। मरने से पहले उसने कहा था कि उसे अपने जीवन में जिस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है, वह है जी हुआक्सी से शादी करना। हा, जी हुआक्सी को भी यह बात सुननी चाहिए। अफसोस की बात है कि वह बूढ़ा आदमी इतना निकम्मा था, वह बहुत जल्दी चल बसा। उसे पागल होते देख युनिया अब अपने सीने में निराशा को दबा नहीं सकी। युनशु, एक दिन मैं तुम्हें खुद मार डालूंगी और अपने दादा दादी का बदला लूंगी। युनशु की आंखों में एक अजीब भूतिया रोशनी चमक उठी। हाँ, यही वो नजर है जो मैं चाहती हूँ, काश तुम मुझे 1000 टुकड़ों में काट सकती। जी युनिया, मैं यहीं इंतजार करूंगी। ध्यान रखना कि ये सिर्फ बातें न हो, मैं इंतजार कर रही हूँ कि तुम मेरी जान ले लो। हा, अफसोस है, मैं तुम्हें वो मौका नहीं दूंगी। पागल औरत। कर्कश आवाज सुनकर युनिया ने मन ही मन गाली दी। युनशु के पतले होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान थी जब उसने स्नेह से युनिया को देखा और अपना हाथ उठाकर उसके गाल को छुआ। उसकी गर्म त्वचा पर उसकी ठंडी उंगलियों ने युनिया को बेवजह से हरन पैदा कर दी। युया, तुम मेरी अपनी पोती हो, तुम्हारे खून में मेरा खून है। अगर मैं पागल हो जाऊं तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच सकती हो? युनिया ने घृणा से उसका हाथ झटक दिया, मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ और मेरी तुलना अपने से करने के बारे में सोचना भी मत। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रगों में म्यूकिंगसी का नेक खून है? खुद को धोखा देना बंद करो। तुम मेरी अपनी पोती हो, हम अंदर से एक जैसे हैं। स्वार्थी, निर्दयी, धोखेबाज, षड्यंत्रकारी। कोई बच नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। हा। युनिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर दृढ़ निश्चय के साथ खोली। युनशु, मुझे अपनी बातों से भड़काने की कोशिश मत करो। मेरा दिल उतना नाजुक नहीं है जितना तुम सोचती हो। बस देखना कि मैं तुम्हें कैसे नर्क की 18 परतों में भेजती हूँ। युनशु के होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई, पहले से ही नर्क में हो, भेजने की क्या जरूरत थी? जी युनिया, नर्क तुम्हारा स्वागत करता है। वह तिरस्कारपूर्वक हंसी, मुड़ी और चली गई। अध्याय 193, 102 नरक में वसंत की गर्मी खिलती है फूल_8। युनिया ने घृणा से दांत भींच लिए। वर्षों से उसने जो संयम बनाए रखा था वह युनशु के कुछ ही वाक्यों में बिखर गया। उसने आसमान की तरफ देखा, सोच रही थी कि उसे ऐसा जीवन क्यों मिला, क्यों? उसने अपने शरीर से इतनी नफरत पहले कभी नहीं की थी जितनी इस पल कर रही थी। उसकी रगों में युनशु का खून दौड़ रहा था। ये सोचते ही उसे मतली की लहर दौड़ गई और उसने अपनी बांह को जोर से काट लिया। एक पल में खून की धारा बह निकली और उसे बहता देखकर वह संतुष्टि से मुस्कुराए। उसकी आंखें गहरे लाल रंग के खून को प्रतिबिंबित करती हुई भयानक और पागल थीं। इसे बहने दो, इसे बाहर बहने दो, जैसे ही रक्त उसके शरीर से निकलेगा वे गंदी बदसूरत चीजें उससे साफ हो जाएंगी। लेकिन ये शरीर युनशेन और जीलानी द्वारा बनाया गया था, जो उनके अनाचार का परिणाम था। वह इसे नष्ट कर देगी, इसे नष्ट कर देगी, सब कुछ नष्ट कर देगी। पहले से ही नरक में है, अब और नीचे गिराए जाने का क्या मतलब है? युनशु के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे और वह धीरे से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो वीरानी और भयावहता से भरी थी, एक प्रतिशोधी भूत की चीख की तरह, रोंगटे खड़े कर देने वाली। उसके पीछे आ रहा यान सॉन्ग खून से लथपथ, भयावह और डरावनी लग रही युनिया को देखकर चौंक गया। वह जल्दी से उसके पास गया, उसे ढकने के लिए अपनी जैकेट उतारी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। धीरे से बोला, कोई बात नहीं, अब सब खत्म हो गया। युनिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। इस आदमी की खुशबू कितनी साफ थी, मानो धूप और घास की खुशबू मिल गई हो, बहुत ही सुखद और गर्म।
दुनिया के अंधेरे में ऐसा लग रहा था मानो सूरज की एक किरण काले आसमान को चीरती हुई जादू की तरह अंदर तक उतर आए हो। जहां भी सूरज की रोशनी पड़ती, घना काला धुआं लहराते घास के मैदानों और ताज़े फूलों के खेतों में बदल जाता दिल को लुभाने वाली खूबसूरती। वसंत की गर्माहट खिल उठी, हवा में सुगंध भर गई। यूनिया ने ऊपर देखा, कुछ हद तक हैरान। उसका मुंह अभी भी खून के निशानों से सना हुआ था, फिर भी उसकी आंखें इतनी स्पष्ट और मासूम थीं, एक नवजात बछड़े की तरह, जिज्ञासु और अनजाने में दुनिया से भयभीत। उन आंखों को देखकर यानसोंग का दिल पिघलकर पानी में बदल गया। उसने उसके मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया और धीरे से कहा, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और कोई भी तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं कर पाएगा। भाई यान, वह धीरे से बुदबुदाई, फिर अचानक बेहोश हो गई। यानसोंग ने उसे जल्दी से पकड़ लिया और अपनी बाहों में उठाकर पार्किंग की ओर बढ़ गया। उसी समय जूंग शियुए, यान नानमो और यान के भी उसके पीछे पीछे आ गए। ये दृश्य देखकर जूंग शियुए जल्दी से वहां पहुंची और यूनिया के लटकते हाथ पर खून देखकर उसने मुंह पर हाथ रखकर हाँफते हुए कहा, क्या हुआ? यानसोंग ने ठंडे स्वर में कहा, मैं उसे अस्पताल ले जाऊंगा माँ। आप और पिताजी पहले घर जाए। जूंग जियुए को ये बात समझ नहीं आई कि उसने यान नानमो और यान के को पहले घर जाने दिया, वह भी उनके पीछे अस्पताल चली गई। यान के और यान नानमो ने एक दूसरे को अवाक दृष्टि से देखा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे तीनों ही एक परिवार हैं, मानो वे किसी पैकेज डील में शामिल अतिरिक्त लोग हों। यान के, जो यूनिया के बारे में भी चिंतित था, उसने यान नानमो को अकेले घर जाने दिया और जल्दी से दूसरों के पीछे चला गया। यान नानमो अपने उलझे हुए विचारों के बीच अकेला रह गया था। जी परिवार की लड़की ने उन्हें कौन सी ऐसी जादुई औषधि दी थी कि तीनों उसके लिए इतने चिंतित थे। घर लौटने का मतलब था ठंडे और अकेले बिस्तर पर पड़े रहना, इसलिए उसने भी उसके पीछे चलने का निर्णय लिया। कार में यानसोंग ने यूनिया को अपनी बाहों में कस लिया था। उसकी गोद में बैठी लड़की का चेहरा बेहद पीला था, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। यानसोंग ने अपने होंठ काट लिए, उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और वह ड्राइवर पर चिल्लाया, तेज चलाओ। ड्राइवर बुरी तरह डर गया और उसने तुरंत गैस दबा दी और कार रात में तीर की तरह दौड़ गई। जुआंग शियुए ने यूनिया की बांह पर घावों को देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या ये काटने का निशान नहीं लग रहा है? वह कुतिया यूनशु किसी को काटने के लिए बेताब होगी। यानसोंग की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने यूनिया के चेहरे पर नजर डाली, जो कार की बहती रोशनी में और भी ठंडा लग रहा था। अध्याय 194, 103 उस प्रेम प्रसंग मानवीय त्रासदी। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, आकाश में गड़गड़ाहट हुई जिससे लोगों के कान के पर्दे सुन्न हो गए और उनके नीचे की धरती हिल गई। क्या तुमने क्या कहा? ताइशी कुर्सी पर बैठे बूढ़े गुरु ने अपने सामने खड़े युवक की ओर देखा, उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। अब मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या तुम जानते हो कि मेरी माँ कौन है? उस आदमी ने अपने होठों को एक ठंडी, शरारती मुस्कान में मोड़ लिया। वह पास आया, मेरी माँ का नाम यूनशु है। 28 साल पहले उनका एक आदमी के साथ कुछ समय का प्रेम प्रसंग था और फिर उन्होंने मुझे जन्म दिया। क्या तुम जानते हो कि वह आदमी कौन है? बूढ़े मालिक का मुंह कांप उठा। तुम यूनशु के बेटे हो? बिल्कुल, मेरा नाम यूनशेन है। उसका प्यार उसकी नफरत जितना ही गहरा था। सालों बाद उसने अपने बेटे को उस आदमी के पास भेज दिया। पिता और बेटे की बिना पहचान के मुलाकात, एक सच्ची मानवीय त्रासदी। बूढ़े मालिक को कुछ एहसास हुआ और उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। तुम और लानी, तुम उसे जानते थे और फिर भी उससे शादी कर ली। यह अनाचार है। आदमी की निगाहें ठंडी और उपहासपूर्ण थीं। तो क्या हुआ अगर यह अनाचार है? मैंने ये जानबूझकर किया। क्या तुम उससे बेहद प्यार नहीं करती? तुम्हारी प्यारी प्रियतमा, तुम्हारी मिंगजू, मैं चाहता था कि तुम उस दर्द का स्वाद चख सको जो इतना गहरा है कि असहनीय है। बूढ़े मालिक ने अचानक मुंह में खून थूक दिया, उसकी ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाया, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मुझ पर लो, लानी को इसमें क्यों शामिल कर रहे हो? वह कुछ नहीं जानती, कृपया उसे रहने दो। पिताजी को भीख मांगने दो, अंत में उसने विनती की। जब मैं और मेरी माँ बेसहारा और भूखे थे तब आप और आपकी प्यारी बेटी ऐशो आराम और समृद्धि में जी रहे थे। क्या आपने कभी मेरी माँ के बारे में सोचा, कभी मेरे बारे में सोचा? वह आपकी बेटी है, यह उचित है कि वह आपका कर्ज चुकाए। वह बिल्कुल भी निर्दोष नहीं है। मैंने उसके साथ कभी गलत नहीं किया और मुझे तुम्हारे वजूद का अंदाजा भी नहीं था। उसका जुनून अब भी उतना ही गहरा है। बस मैं अब इतना थक गया हूँ कि बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बस मैं तुमसे एक ही बात मांगता हूँ, अब से लानी के साथ अच्छा व्यवहार करना और दोनों बच्चों के साथ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं भूत ही क्यों न बन जाऊं। मूकिंग सी, मैं आखिरकार तुम्हें फिर से देखने जा रहा हूँ। मेरा इंतजार करो। पोह, ताज़ा खून की एक फुहार फूट पड़ी जिससे उसके सामने रखा सफ़ेद चावल का कागज दागदार हो गया। आकाश में बिजली चमकी जिससे अध्ययन कक्ष एक पल के लिए दिन की तरह जगमगा उठा और साथ ही बूढ़े मालिक का पीला, खून से लथपथ चेहरा और उसके मुंह के कोने पर राहत भरी मुस्कान भी दिखाई दी। जब से म्यू किंगसी की मृत्यु हुई है, वह अपनी बेटी को पाने के लिए तरस रहा था, हर दिन की पीड़ा को सहन कर रहा था और अब आखिरकार वह उससे मिलने जा सकता था। म्यू किंगसी, मुझे क्षमा करें। आदमी की आंखें गहरी हो गईं, वह आगे बढ़ा और बूढ़े मालिक का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? उसका हाथ भारी होकर गिर गया, आदमी चला गया, आत्मा चली गई। खिड़की के बाहर बिजली चमकने लगी और गड़गड़ाहट होने लगी। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, मानो रात को भी दुख का एहसास हो गया हो। हवा और बारिश जोरों से बरस रही हो, आकाश और धरती के साथ विलाप कर रही हो। धमाका, अध्ययन कक्ष का दरवाजा अचानक खुल गया और वह आदमी घबराकर मुड़ा। वह औरत वहीं खड़ी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा भावहीन था, आंखें सूनी थीं। कभी मंजियांग जो की सबसे पसंदीदा सुंदरी, अब वह एक चलती फिरती लाश जैसी लग रही थी। भाई शेन, तुमने अभी जो कुछ कहा वो सब झूठ है ना?
वह अचानक मुस्कुराए और कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ती गई। वह हमेशा से ही घमंडी और दीप्तिमान रही थी, किसी ने उसे इतना कोमल कब देखा था। ये सौम्यता उसके सिर पर लटकी तलवार की तरह थी, जिसने उस आदमी के दिल में पल भर में दर्द पैदा कर दिया। मैं एक और धीमी गड़गड़ाहट आकाश में गूंजी, जिससे उसकी शेष बची हुई समझदारी वापस आ गई। उसकी आंखों में भावनाएं ज्वार की तरह पीछे हट गईं और उनकी जगह एक ऐसी ठंड ने ले ली जो हजारों साल पुरानी बर्फ की तरह ठंडी और निर्दयी थी। ये सब सच है जीलानी, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुमसे शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी, क्योंकि तुम्हारा उपनाम जी है, तुम जी हुआक्सी की बेटी हो। वह केवल मुस्कुराई। भाई शेन, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। युनशेन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए और वह अचानक उस पर चिल्लाया, जीलानी, तुम कब तक खुद को धोखा दोगी? मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूं और मेरे पिता भी वही हैं। मैंने जानबूझकर तुमसे बदला लेने के लिए, जिहुआक्सी से बदला लेने के लिए शादी की है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपने से जाग जाओ और वास्तविकता को स्वीकार करो। जीलानी मुस्कुराती रही। भाई शेन, आप चाहे कुछ भी कहें, आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप मुझसे प्यार करते हैं। उसने उसकी छाती की ओर इशारा किया, उसकी मुस्कान गर्म और मीठी थी। भाई शेन, आपका दिल मुझे धोखा नहीं दे सकता। आप मुझसे प्यार करते हैं। आपने जो कुछ भी किया वह इसलिए किया क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं था। बस। यूशेन ने उसे ठंडेपन से देखते हुए बीच में ही रोक दिया। जीलानी, जी हुआक्सी मर गई, सच जानने से मर गई। पितृहत्या के लिए नफरत आसमान के नीचे भी नहीं बांटी जा सकती। क्या अब तुम्हें प्यार की बातें करते हुए घिन नहीं आती? ये घिनौना क्यों होना चाहिए? तुम्हारे लिए मेरा प्यार और पिताजी की मृत्यु क्या संबंध है? भाई शेन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ। नैतिकता, पितृहत्या का प्रतिशोध, इनमें से कुछ भी मेरे लिए मायने नहीं रखता। जब तक मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। अध्याय 195 103 उस प्रेम मानव जगत की त्रासदी _2। वह उससे बेपनाह प्यार करती थी, पूरी दुनिया की उपेक्षा और नैतिकता की भारी बेड़ियां सहने को तैयार, बस उसके साथ खड़ी रहने के लिए। उस पल उसकी नज़रों में सिर्फ वही था, उसकी एक सकारात्मक नज़र, और वह बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी में भी चल पड़ती। उसका दिल मानो आग पर तप रहा था। उसने कभी भी जीवन को इतना कष्टकर नहीं समझा था। वह चाहती थी कि समय तेजी से और धीरे धीरे गुजरे। हालांकि अंततः फैसला आ ही गया। जीलानी, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, एक बार भी नहीं। इस विचार को मर जाने दो। उस क्षण उसकी दुनिया सर्वनाशकारी थी, पूरी तरह से बिखर गई और नष्ट हो गई। वह अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। बिजली की चमक की पृष्ठभूमि में उसकी हंसी बेचैन करने वाली और भूतिया थी। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? उसकी आवाज़ बहुत तीखी और हताश थी, मानो कोई डूबता हुआ व्यक्ति आखिरी तिनका भी नहीं पकड़ पा रहा हो, असहाय होकर अपने शरीर को तेज बहाव में डूबते हुए देख रहा हो, उसे रोकने में असमर्थ हो। तो हम अनाचारी हैं। तुम मेरे पति नहीं हो, बल्कि मेरे अपने भाई हो। भाई, भाई। वह बार बार चिल्ला रही थी। उसकी पुकार अजीब तरह से परेशान करने वाली और बेचैन करने वाली थी। हा, कोई आश्चर्य नहीं कि आपका बेटा मूक बधिर पैदा हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी बेटी इतनी चतुर है कि वह लगभग रोगग्रस्त है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह। ये सब प्रतिशोध है, सब प्रतिशोध। जो आंखें कभी उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थीं, अब असीम नफरत और जबरदस्त पागलपन से भरी हुई थीं। वह चुपचाप देखता रहा। उसका दिल रसातल में डूबता जा रहा था। अध्ययन कक्ष से बाहर निकलकर एक छोटी सी आकृति दरवाजे की छाया में चुपचाप खड़ी थी। वह लड़की की ओर बढ़ी और उसकी स्कर्ट का किनारा पकड़ते हुए बोली, मम्मी। छोटी लड़की सहज रूप से डरी हुई थी, फिर भी उसने मजबूत बनने की कोशिश की। वह अपनी मां को सांत्वना देना चाहती थी। जीलानी ने अचानक हाथ बढ़ाकर लड़की की गर्दन पकड़ ली, जो इतनी नाजुक थी कि वह उसे आसानी से तोड़ सकती थी। तुम्हें इस दुनिया में कभी होना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे पता होता तो मैं पैदा होते ही तुम्हारा गला घोंट देता। तुम्हारी रगों में बहता खून दुनिया की सबसे गंदी चीज है। उस महिला की आवाज़ ठंडी और उपहासपूर्ण थी, जो इस मूसलाधार बरसात की रात में लड़की के दिल में अंकित हो गई। छोटी लड़की न तो रोई और न ही कोई शोर मचाया, बल्कि बस स्पष्ट बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रही। उन आंखों में इस दुनिया की सबसे गहरी कुरूपता झलक रही थी। मानो ऐसी नज़र से तिलमिलाकर जीलानी ने अचानक अपना हाथ हटा लिया और लड़की जमीन पर गिर पड़ी। वह बिना पीछे देखे लड़की के पास से गुजर गई, बरसाती रात में गायब हो गई, और तब से वह उसकी जिंदगी से गायब हो गई। वह हमेशा जीलानी की आखिरी छवि को याद रखेगी, आसमान से बिजली चमकती हुई, पीली और लड़खड़ाती हुई। वह गर्वित महिला जिसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया, अब बिना अपना रास्ता चुने सिर के बल भाग रही है। जीवन 2 चरणों में विभाजित था, जीलानी के लापता होने से पहले और उसके बाद। जीलानी उसके साथ सख्त थी, लेकिन वे दिन शांतिपूर्ण थे। जीलानी के गायब होने के बाद उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वह चली गई और बस यही इसका अंत था। लेकिन सारा दर्द उसे और म्याओ म्याओ को ही सहना पड़ा। क्यों? यदि मैं गंदा हूं तो फिर तुम क्या हो, जिसने मुझे पैदा किया? यूनिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। एक पल के लिए उसकी चेतना थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई। फिर वही सपना, बरसात की रात। तुम जाग रही हो। उसके कानों में एक हैरान करने वाली आवाज़ सुनाई दी। यूनिया ने थोड़ा मुड़कर देखा तो एक युवक की खुशनुमा मुस्कान थी। उसकी जीवंत आंखें उसे आश्चर्य से देख रही थीं। यानके, तुम यहाँ क्यों हो? जैसे ही वह जागी, कीटाणुनाशक की तेज गंध ने उसे बता दिया कि वह अस्पताल में है। उसने यानके को देखने की उम्मीद नहीं की थी। यानके ने पलकें झपकाईं। क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। मुझे पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई। बेरहम, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। युवक ने अपना सिर घुमा लिया। यूनिया मुस्कुराया और अपनी आस्तीन तक हाथ बढ़ाया। मुझे माफ़ करना, क्या ये काफ़ी नहीं है? यानके, मेरे छोटे भाई, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो?
यानके ने अपनी आंखों के कोने से उसकी ओर देखा। इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगा क्योंकि तुम्हारा रवैया अच्छा है। यानके ने आगे कोई दबाव नहीं डाला और तुरंत पूछा, क्या आपको कहीं भी असुविधा महसूस हो रही है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। यूनिया मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बिस्तर पर बैठ गई। यानके उसे सहारा देने दौड़ी और उसके पीछे एक मुलायम तकिया रख दिया, लेकिन यूनिया ने चादर उतार दी और बिस्तर से उठ गई। यानके ने उसे पकड़ लिया। बहन यूनिया, आपको बिस्तर से नहीं उठना है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको अनीमिया है और आपको आराम करना चाहिए। अध्याय 196 103 उस रोमांस एक मानवीय त्रासदी _3। यूनिया अपने शरीर की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थी। मैं ठीक हूँ। शायद मैंने पहले ठीक से आराम नहीं किया था। अब जब मैंने अच्छी नींद ली है तो मैं तरोताजा और स्पष्ट महसूस कर रही हूँ। यूनिया ने अपने बाएं हाथ पर नजर डाली जो जोंगजी की तरह लिपटा हुआ था, और उसकी आंखें चमक उठी जब उसे वह परिचित आलिंगन याद आया जिसमें वह बेहोश होने से पहले गिरी थी। वह खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी, तुम्हारा भाई कहाँ है? यानके ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेरी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने यूनिया को देखा। आखिरकार तुम्हें मेरा भाई याद आ गया। मेरा भाई पूरी रात तुम्हारे पास रहा, पलक तक नहीं झपकाए, और जैसे ही दिन निकला मेरी माँ उसे घसीट कर ले गई और कहा कि घर जाकर तुम्हारे लिए सूप बनाए और फिर साफ सफाई करके स्कूल जाए। अगर तुम थोड़ा पहले उठ जाती तो तुम मेरे भाई को जिंदगी की सबसे अस्त व्यस्त अवस्था में देख पाती। यूनिया ने उसे देखा। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? यानके ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं संगीत में स्नातक हूँ। मुझे अपने समय के साथ काफ़ी आज़ादी है। मैं जब चाहूँ स्कूल जा सकता हूँ। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके साथ कोई नहीं हो सकता। स्वाभाविक रूप से ये कठिन काम मुझ पर ही आ पड़ा है। यूनिया ने अस्पताल के कमरे में चारों ओर देखा जो एक वीआईपी वार्ड था और आलीशान ढंग से सजाया गया था। उसने अपना सिर नीचे करके अपने पहने हुए अस्पताली गाउन पर नजर डाली जिस पर बाईं छाती पर जियांगजो सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल लिखा था। यूनिया की बाहें हल्के से ऊपर उठ गईं। उसने यानके की ओर सिर घुमाया। जाओ, मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद लाओ। कल रात का शाम का गाउन अब पहनने लायक नहीं था। यानके तुरंत सतर्क हो गया। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? यूनिया ने अपना फोन निकाला और एक टेक्स्ट संदेश भेजा और बेपरवाही से जवाब दिया, घर जाओ। यानके तुरंत उछल पड़ा। आपके परिवार ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है और आप अभी भी वापस जाना चाहती हैं? बहन यूनिया, मैंने पहले कभी आप में पुरुषवादी प्रवृत्ति नहीं देखी। खरीदे या नहीं, बस एक शब्द। यानके की आंखें घूम गईं। मैं पहले अपने भाई से पूछूंगा। उसने अपना फोन निकाला और फोन किया। दूसरे पक्ष ने तुरंत फोन उठा लिया। बहन यूनिया छुट्टी पर जाने की जिद कर रही हैं और मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। आप उनसे बात करें। इतना कहकर उन्होंने फोन यूनिया को दे दिया। यूनिया कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसने फोन अपने कान पर लगा लिया। जी यूनिया, लड़के की ठंडी आवाज़ फोन पर आए और न जाने क्यों यूनिया को उसमें छिपी चिंता का आभास हो गया। हाँ, उसने खिड़की के बाहर सुबह के सूरज की ओर देखा और होंठ भींचकर मुस्कुराए। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानोगे? तुम्हें छुट्टी नहीं दी जा सकती। अगर मैं दोपहर तक अस्पताल में तुमसे नहीं मिला तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। युवक का स्वर धमकी भरा और द्वेषपूर्ण था। यूनिया के दिल में एक गर्माहट फैल गई जो बाहर की धूप के समान थी। उसकी आंखें हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिकुड़ गईं और उसने सिर हिलाया। ठीक है भाई यान, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यानसोंग को हैरानी हुई कि वह इतनी आसानी से मान गई। ये बात उसे अचंभित कर गई। अस्पताल में अच्छा व्यवहार करना। मेरी माँ जल्द ही आ रही होंगी। डॉक्टर की बात मानना और इधर उधर मत भागना। वह अपनी हिदायतें देता रहा। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी थी, लेकिन यूनिया के लिए उसकी आवाज़ ने अनायास ही उसके होंठ ऊपर उठा दिए। ठीक है। यानसोंग की तरफ से शोर का एक अजीब सा माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। उसे बीच बीच में ये शब्द सुनाई दे रहे थे, मेरे दोस्त भाग जाओ। यूनिया ने होंठ भींचकर मुस्कुराया। भाईयान का गुस्सैल स्वभाव अब भी वैसा ही था। जी यूनिया, याद रखना मैंने अभी क्या कहा था। मैं दोपहर को तुमसे मिलने आऊँगा। अब फ़ोन रख रहा हूँ। फ़ोन पर व्यस्तता की ध्वनि सुनाई दी। यान के अचानक झुकी और यूनिया के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, बहन यूनिया, क्या आपको मेरा भाई पसंद है? यूनिया ने उसकी ओर देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यान के मुस्कुराते हुए यूनिया के बगल में बैठ गया, उसके चेहरे का बारीकी से अध्ययन करते हुए। क्योंकि जब आप फ़ोन पर मेरे भाई से बात कर रहे थे तो आप सामान्य से अलग मुस्कुरा रहे थे। यह अधिक वास्तविक और मधुर लग रहा था। यूनिया ने अपना चेहरा छुआ। क्या ये सचमुच इतना स्पष्ट था? वह न तो शर्मीली बनी और न ही शर्मीली हुई, बल्कि उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, मैं उसे पसंद करती हूँ। यान के कुछ अचंभित सी हो गई। क्या लड़कियों को ऐसा सवाल पूछने पर शर्माना और जोर से मना करना नहीं चाहिए? बहन यूनिया ने सामान्य नियम का पालन क्यों नहीं किया? यूनिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी कोमल थी कि उसने यानके को थोड़ा सा नशा दे दिया। तुम्हारा भाई सुंदर और स्मार्ट है, सज्जन और दयालु है। लगभग सभी लड़कियां उसे पसंद करेंगी और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। रुको, यानके ने जल्दी से बीच में कहा। सुंदर और स्मार्ट, मैं सहमत हूँ, लेकिन सौम्य और दयालु। बहन यूनिया, क्या हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? अपने भाई के बारे में कोमल और दयालु शब्द सुनकर यानसोंग अनायासी से हर उठता था। यूनिया की ओर फिर से मुड़कर उसकी निगाहें गहरी प्रशंसा से भर गईं। सच में, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। उसने सोचा था कि बहन यूनिया उन प्रेम पिपासु लड़कियों से अलग हैं, लेकिन अफसोस उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अपनी असाधारण आभा और देवीसी खूबियों वाली यूनिया भी उसके भाई की स्कूल यूनिफॉर्म के जादू में फंस गई। अध्याय 197 103 स्नेह मानव त्रासदी _4। यूनिया मुस्कुराई। हाँ, अपने भाई के हमेशा ठंडे चेहरे से मूर्ख मत बनो। वास्तव में उसके दिल में एक बच्चा रहता है। उसका दिल संवेदनशील और कोमल है।
यान के ने अपने हाथ में मोबाइल फोन पर नजर डाली, उसकी आंखें घूम गईं और उसने कहा, ऐसा लगता है कि आप मेरे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप उनसे केवल कुछ ही बार मिले हैं। यूनिया ने अपने होंठ मोड़े, हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। यान के ने अपना सिर खुजलाया, ये सच है, आप एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन 10 साल तक एक दूसरे को न देखने के बाद लोग बदल जाते हैं। क्या आपको इतना यकीन है कि मेरा भाई नहीं बदला है? लड़की की सुंदर आकृति एक सौम्य वक्र को रेखांकित कर रही थी, मानो किसी स्याही से चित्रित परिदृश्य हो, जो एक अद्भुत दृश्य और एक शांतिपूर्ण सुरुचिपूर्ण मनोदशा को प्रदर्शित कर रहा था। वह कभी नहीं बदला है। यान सोंग ने फोन रख दिया और पेड़ के पीछे से बाहर निकल आया। सू जुन ने चिढ़ाते हुए कहा, छोटा बदमाश, सिर्फ फोन करने के लिए इधर उधर घूम रहा है, सच बता, क्या वह तुम्हारी प्यारी बच्ची थी? यान सोंग ने उसे ठंडी निगाह से देखा, अपना मुंह संभालो। ऐसा कहकर उन्होंने अपना बैग कंधे पर लटकाया, हाथ जेबों में डाले और सुबह की धूप में नहाते हुए परिसर के मुख्य मार्ग पर चल पड़े। सूर्य की रोशनी में उनका लंबा कद और सुंदर रूप और भी स्पष्ट हो गया। सड़क किनारे खड़ी लड़कियां अपने मुंह ढककर चिल्लाने लगी, उनकी आंखें मोह से भरी हुई थीं। सू जुन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, उसे एक नज़र देखा। ठीक है, मैंने गलत बोला, मास्टर यान, आपको मेरे जैसे लोगों पर बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यान सोंग ने उसे अनदेखा किया, फिर जैसे कि कुछ दिमाग में आया, उसकी तरफ देखा। सोंग येरेन किस कक्षा में है? सू जुन उसकी सोच में उलझा हुआ था। सोंग येरेन का इससे क्या लेना देना? क्या यान सोंग आमतौर पर लड़कियों को नीची नज़र से नहीं देखता? उसने अचानक किसी लड़की के बारे में क्यों पूछा? वह हंसा, क्या तुम? यान सोंग ने कहा, तुम सारा दिन क्या बकवास सोचते रहते हो? सू जुन ने यान सोंग को ध्यान से देखा और उसकी अधीर अभिव्यक्ति को देखा, जिससे उसका संदेह दूर हो गया। सोंग येरेन स्कूल में काफ़ी मशहूर थी, क्योंकि वो हमेशा यान सोंग की बचपन की प्रेमिका होने का दावा करती थी। बात फैल गई और जल्द ही पूरे स्कूल को पता चल गया कि यान सोंग की एक बचपन की प्रेमिका सोंग येरेन है। बाकी लड़कियां ईर्ष्या से दांत पीसती थीं, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं उसका उनके आदर्श से कोई संबंध तो नहीं है, इसलिए किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वह 10वीं कक्षा की तीसरी कक्षा में है, लेकिन आप उससे क्या चाहते हैं? अगले चौराहे पर यान सोंग सीधे ग्रेड 10 बिल्डिंग की ओर मुड़ गया। सू जून को एहसास हुआ कि यह सुर्खियों वाली खबर हो सकती है और वह जल्दी से उसके पीछे चल पड़ा। सुबह की सेल्फ स्टडी शुरू होने में 10 मिनट बाकी थे। गलियारे छात्रों की चहल पहल से भरे हुए थे। कुछ सफाई कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ खेल रहे थे और कुछ अभी अभी अपना बैग लेकर आए थे। सुबह के उजाले में वह युवक बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुआ। हे भगवान, क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? क्या वह यान सोंग है? वह 10वीं कक्षा में क्यों आया होगा? बहुत सुंदर, मेरे आदर्श, कृपया मेरे घुटने स्वीकार करें। यान सोंग जहाँ भी जाता वहाँ शोर मच जाता और अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता। यान सोंग ने अपना चेहरा ठंडा रखा और दोनों तरफ से आती भूखी निगाहों से बेखबर बेपरवाही से आगे बढ़ गया। दूसरी ओर सू जुन उन युवतियों का अभिवादन करते हुए मुस्कुरा रहा था। सू जुन स्कूल के हंक लिस्ट में भी काफ़ी मशहूर था, बस यान सोंग हमेशा से ही उसकी छाया में रहा था। वह खुद भी सभ्य और विनम्र था, लड़कियों में काफ़ी लोकप्रिय था और अब तो कई लड़कियां उसे देखते ही शर्मा जाती थीं। नमस्ते छोटी जूनियर बहनों। वरिष्ठ, नमस्ते। आप और सीनियर यान सोंग यहाँ 10वीं कक्षा में क्या कर रहे हैं? तभी यान सोंग सीधे 10वीं कक्षा की तीसरी कक्षा में चला आया। तीसरी कक्षा के सभी बच्चे, खासकर लड़कियां, एकदम से पागल हो गईं, जो मानो उसकी दीवानी हो गईं। तभी किसी ने पूछा, क्या वह सोंग येरेन के लिए आया है? ये संभव है। सोंग येरेन का दावा है कि वह उसकी बचपन की प्रेमिका है। इसके अलावा मुझे कोई और कारण नहीं सूझ रहा। यान सोंग की नज़र कक्षा में घूमी और उसने सोंग येरेन को दूसरी से अंतिम पंक्ति के कोने में देखा। उसके होंठ थोड़े मुड़े, जिससे उसकी लार टपकने की एक और लहर उठी। यान सोंग उसकी दिशा में चला गया। सोंग येरेन को पिछली रात लेडी सोंग ने डांटा था और स्कूल के बाद उसके साथ यान परिवार के पास जाकर लेडी यान और जी यून्या से व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगने को कहा था। ये सोचकर उसे उल्टी सी होने लगी। वह पूरी रात सोई नहीं थी और स्कूल आते समय वह अपनी सामान्य चमक दमक के बिना बेचैनी महसूस कर रही थी। अपनी मेज़ पर बैठी और दिवास्वप्न देख रही थी कि अचानक उसे चीखों की आवाज़ सुनाई दी और वह चिढ़कर भौचक्की रह गई। आखिर ये सब शोर शराबा किस बात का था? अचानक उसने ऊपर देखा तो वह युवक कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ रहा था। सुबह की रोशनी में नहाया हुआ वह किसी स्वर्गीय देवता की तरह सुंदर लग रहा था। उसकी दो चमकदार आड़ू फूल जैसी आंखें थीं, काली और गहरी, मानो मंत्रमुग्ध कर देने वाली ज्वाला की आकृतियां बना रही हों, ऐसी आंखें जो किसी भी आत्मा को बिना किसी पछतावे के स्वेच्छा से समर्पण करने के लिए प्रेरित कर सकती थीं। अध्याय 198 103 स्नेह मानव त्रासदी _5। क्या उसे कोई भ्रम था या ये कोई सपना था? उसने उस व्यक्ति को अपनी ओर आते क्यों देखा जिसे वह पसंद करती थी? ये वास्तव में सोंग येरेन को खोजने के लिए है। हे भगवान, सोंग येरेन बहुत भाग्यशाली है। वो मेरे पुरुष भगवान। सोंग येरेन का वास्तव में पुरुष देवता के साथ कुछ संबंध है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह आमतौर पर इतनी घमंडी होती है। वास्तव में उसके पास पूंजी है। बिल्कुल, ये शियाओ शियाओ इतनी सक्षम है, फिर भी मैंने कभी पुरुष देवता को उस पर ध्यान देते नहीं देखा। सोंग येरेन ही वह है जिसके पास कौशल है। क्या आपने पुरुष देवता को उसे खोजने के लिए खुद को नीचा करते नहीं देखा? ओह, अगर मैं होता तो इसके बारे में सपना देखना ही मुझे हंसने के लिए, जगाने के लिए पर्याप्त होता। उठो, यह इस जीवन में कभी नहीं होगा। उसके आसपास चल रही चर्चाओं ने आखिरकार सोंग येरेन को उसके भटकते विचारों से बाहर निकाला। उसे अचानक खुशी हुई। यान सोंग सचमुच उसे ढूंढने आया था। क्या हो सकता है कि उसे जी यून्या का असली रूप पता चल गया हो और उसकी खूबियां याद आ गई हों? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। उसने गर्व से अपना सिर उठाया, अन्य लड़कियों की ईर्ष्यापूर्ण और जलन भरी निगाहों का सामना किया और अत्यधिक गर्व और विजय का अनुभव किया।
इस दुनिया में केवल वही एक ऐसी महिला थी जो भाई यान के साथ अभी और भविष्य में खड़ी हो सकती थी। जैसे ही यान सोंग पास आया, उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और शर्माते हुए बोली, भाई यान। अपनी नीची निगाहों से उसने पुरुषों के जूतों की एक जोड़ी देखी जो काले और लाल रंग के थे और एक युवा के पैर की चौड़ी रूपरेखा को रेखांकित कर रहे थे, एक क्लासिक नाइके डिजाइन। किसी कारणवश इससे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सॉन्ग येरेन, हम। युवक की आवाज़ भारी और गहरी थी, विशेष रूप से अंत में थोड़ा बढ़ता हुआ स्वर, धीमा और मोहक, जिससे शरीर तुरंत शिथिल हो जाता था। समय और स्थान का एहसास नहीं होता था इस मनमोहक आवाज़ में मदहोश। भाईयान, उसने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए थोड़ी सी शरारत भरी। देखने वाली लड़कियां इतनी ईर्ष्यालु थीं कि वे अपने रुमाल फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर सकती थीं, लालसा में अपनी छाती पीट सकती थीं, ईर्ष्या में अपने दांत पीस सकती थीं। तभी उस युवक ने अचानक लात मारी जिससे सोंग येरेन की मेज उड़ गई, उसकी स्टेशनरी और किताबें जमीन पर बिखर गईं। सोंग येरेन चीखी और तेजी से पीछे हट गई। युवक ने अपना पैर आसानी से पीछे खींच लिया, उसकी मुद्रा सचमुच चरम सीमा तक आकर्षक थी। लेकिन किसी का भी उस पर मोहित होने का दिल नहीं हुआ। पुरुष देवता बस मुस्कुरा रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि पलक झपकते ही उन्होंने सोंग येरेन की मेज पलट दी। यह घटनाओं का यह मोड़ बहुत अचानक था। सोंग येरेन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। जब उसका पैर उसके पास से गुजरा तो उसे उसी पल जान लेने का जबरदस्त एहसास हुआ। सोंग येरेन, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, मुझे फिर से भाईयान मत कहना। अगर मैंने इसे एक बार और सुना तो मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। जैसे जैसे सोंग येरेन का चेहरा पीला पड़ता गया और देखने वाले और अधिक स्तब्ध होते गए, युवक के पतले होंठ एक उपहासपूर्ण और तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट में बदल गए। मेरी बचपन की प्रेमिका, क्या तुम सोचती हो कि तुम इसके लायक हो? अविश्वास करते हुए सोंग येरेन ने उसकी ओर देखा। मैं आपको भाईयान कहने के योग्य नहीं हूँ, आपके बचपन की प्रेमिका होने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन क्या वह योग्य है? युवक की आंखें नरक की गहराई जितनी ठंडी थीं, जिससे सोंग येरेन अवाक रह गया। निर्दयी आवाज ने उसे ऊँट की पीठ पर आखिरी तिनके की तरह कुचल दिया। वास्तव में इस दुनिया में केवल वही योग्य है। सोंग येरेन के राग जैसे चेहरे को दोबारा देखे बिना वह मुड़ा और चला गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह रुक गया। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें इसके परिणाम भुगतने को मजबूर करूंगा और 100 गुना कीमत चुकाऊंगा। बिना पीछे मुड़े वह कक्षा से बाहर चला गया। सोंग येरेन समझ गई कि वो कल रात की घटना की बात कर रहा था। भाईयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? इस क्षण वहां खड़ी लड़कियों को पुरुष देवता की बातों का अर्थ समझ में आने लगा। उन्हें जानकारी को अच्छी तरह से समझने की जरूरत थी और उन्होंने निष्कर्ष निकाला, सोंग येरेन शुरू से ही सबको धोखा दे रही थी, पुरुष देवता का उसे कोई लेना देना नहीं था। ये बेशर्म औरत उनसे लगातार झूठ बोल रही थी। उफ, बेशर्म औरत, पता चला कि ये सब तुम्हारी अपनी मनमर्जी थी, जो खुद को उसकी बचपन की प्रेमिका बता रही थी। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? पुरुष देवता तो तुम्हें जानते तक नहीं, तुम कितनी मोटी चमड़ी की हो कि खुद को उसकी बचपन की प्रेमिका कह रही हो। बिल्कुल, पुरुष देवता का एक वास्तविक बचपन का प्रेमी है, न कि कोई नकली प्रेमिका जिसकी आप तुलना कर सकें। देखो देखो, पुरुष देवता अब और बर्दाश्त नहीं कर सके और तुम्हें चेतावनी देने के लिए स्वयं आए। मुझे आश्चर्य है कि अब भी तुम इस स्कूल में रहने का साहस कैसे कर सकते हो। जिसकी बात हो रही है, पुरुष देवता की असली बचपन की प्रेमिका कौन है? पुरुष देवता अभी जब बोल रहे थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, ऐसा लगता है जैसे सोंग येरेन ने उस लड़की को धमकाया था, और पुरुष देवता क्रोधित हो गए और व्यक्तिगत रूप से उसके लिए न्याय मानने आए। वो यह कोमल लेकिन दबंग पुरुष देवता, क्या उस लड़की ने अपने पिछले जन्म में गैलेक्सी को बचाया था ताकि पुरुष देवता उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करें? अध्याय 199, 103 स्नेह मानव त्रासदी _6। लड़कियां समूह बनाकर चर्चा करने लगी, सभी सोंग येरेन के प्रति घृणा और रहस्यमय बचपन के प्रेमी के बारे में जिज्ञासा प्रकट कर रही थीं। उन अपमानजनक अपमानों को सुनकर सोंग येरेन अंततः इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और फूट फूट कर रोने लगी। पाह, ऐसी बेशर्मी भरी बातें करने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर रोने का दम है, तुम मर क्यों नहीं जाते? सोंग येरेन के दांत उसके होंठ पर गड़ गए, उसके दिल की गहराइयों में अपमान और घृणा इतनी तीव्र कभी नहीं हुई थी। उसे अपनी माँ के शब्द याद आ गए, सहन करो, तुम्हें सहन करना होगा। जी यूनिया, अगर यह आपके लिए नहीं होता तो मैं भाईयान द्वारा ठुकराया नहीं जाता। ये प्रतिशोध, मैं इसे याद रखूंगा, बस आप प्रतीक्षा करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कक्षा से बाहर आते हुए सू जुन ने उत्सुकता से पूछा, किसकी बात कर रहे हैं? वह कौन है? वह वास्तव में यान सॉन्ग को, जो हमेशा सांसारिक मामलों से ऊपर रहता है, धरती पर लाने में कामयाब रही और यहाँ तक कि एक लड़की पर भी कदम रखा। टीएस, इसे ही वे अपने नायक के लिए एक सुंदरी का क्रोध कहते हैं। यान सोंग ने अपने बैग से एक यूएसबी ड्राइव निकाली और उसे देते हुए कहा, इसमें जो भी है उसे स्कूल फोरम पर 1 घंटे में पोस्ट कर दो, मैं चाहता हूं कि पूरे स्कूल को इसकी जानकारी हो। सू जून ने उसे लिया। इसमें क्या है? यान सोंग के होंठ दुर्भावना से मुड़ गए। आपकी पसंदीदा चीज? सू जून ने भौहें चढ़ाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज तुम बदल गए हो, आखिर हुआ क्या है? अरे, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी असली बचपन की प्रेमिका कौन है? क्या मैं उससे मिली हूँ? क्या वह सुंदर है? यान सोंग पहले ही लंबे कदमों से चला गया था, उसे मनाने की भी जहमत नहीं उठाई। कल रात यूनिया के पागल, रक्तरंजित और चकित चेहरे के बारे में सोचते हुए वह अपने सीने में क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका। साथ ही उसे गहरी दया भी महसूस हुई। समय के साथ उसे समझ में आ गया था कि यूनिया 10 साल के लिए क्यों गायब हो गई थी। उसने अपने हृदय के ऊपर वाले स्थान को छुआ और हल्के से मुस्कुराया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहले ब्रेक के दौरान पूरे स्कूल में 2 सनसनीखेज खबरें फैल गईं।
पहली बात यह थी कि चौथी कक्षा की छात्रा कांग जिनिक्सियन का एक पुरुष के साथ खुले में सेक्स करते हुए वीडियो स्कूल फोरम पर अपलोड किया गया था। वीडियो की विस्फोटकता और स्पष्टता किसी अश्लील फिल्म के बराबर थी। किसने सोचा होगा कि एक शांत सफ़ेद फूल जैसी दिखने वाली शुद्ध कांग जिनिक्सियन का निजी जीवन में इतना अश्लील पक्ष हो सकता है। अपनी ताज़ा आभा और मधुर शैली के साथ कांग जिनिक्सियन स्कूल बैले रैंकिंग में उल्लेखनीय थी और उनके पुरुष प्रशंसक बड़ी संख्या में थे। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद भारी असमानता के कारण ये पुरुष प्रशंसक अपनी देवी के अश्लील निजी जीवन को बर्दाश्त नहीं कर सके और प्यार को नफरत में बदल दिया और मंच पर जितनी हो सके उतनी बुरी तरह से भद्दी गालियां बकने लगे। दूसरी खबर सोंग येरिन के बारे में थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह यान सोंग की बचपन की प्रेमिका है। उस सुबह यान सोंग ने खुद इस झूठ का पर्दाफाश किया। पता चला कि यह महिला सबको धोखा दे रही है। वह उसकी असली बचपन की प्रेमिका नहीं है, क्योंकि असली प्रेमिका कोई और है। सोंग येरिन की बेशर्म हरकत ने यान सोंग के फैन क्लब को पूरी तरह से नाराज कर दिया। मंच पर उसे गालियां दी गईं और असल जिंदगी में भी सभी लड़कियों ने उसे धमकाया और उससे दूरी बनाए रखी। वह सड़क पार करने वाली एक चूहा बन गई। स्कूल में सब उसका पीछा करते रहे। एक सभी लड़कों का सार्वजनिक दुश्मन बन गया, दूसरा सभी लड़कियों का। दोनों ने स्कूल में अपनी प्रतिष्ठा खो दी। सभी ने उनका तिरस्कार किया। चौथी कक्षा के सीनियर वर्ष में छुट्टी का समय हो गया था। लड़के अपनी देवी के निधन पर शोक मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, जबकि लड़कियां एक साथ इकट्ठी होकर सोंग येरिन को कोस रही थी। कक्षा में सन्नाटा बिल्कुल नहीं था। तीसरी पंक्ति के बीच में सुनहरे लहराते बालों वाली एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा मेकअप से भरा हुआ था, दमकती और आकर्षक। वह आईने के सामने अपना मेकअप ठीक कर रही थी, मानो कोई गर्वित मोर हो जिसे कोई छेड़ने की हिम्मत न कर रहा हो। दूसरी पंक्ति में एक खाली सीट पर नजर डालते हुए लड़की ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। कम से कम उसे कुछ आत्म जागरूकता है। आज वह स्कूल आने की हिम्मत नहीं कर रही है, अन्यथा मुझे उसकी त्वचा का आखिरी टुकड़ा भी नोचना पड़ता। आमतौर पर इतनी मासूम और मासूम सी दिखने वाली, धिक्कार है। अंदर से तो वो एक बदचलन औरत है, यहाँ तक कि एन जैसे किसी के आगे भी गिरने को तैयार है। वो कितनी बेबस हो सकती है, ये सोचकर ही मुझे घिन आती है। लीनान, लड़की ने अपने लाल होंठ खोले और ठंडे स्वर में दो शब्द कहे। एक गोल चेहरे वाली लड़की तुरंत दौड़ी हुई आई। जियाओ जियाओ बहन। लड़की ने दर्पण को मेज पर गिरा दिया, अपनी छाती पर हाथ रख लिया और एक तीखी नजर डाली, जिससे लीनान ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। उस सोंग येरिन का विशेष ध्यान रखना, समझे? उसने देखभाल शब्द पर जोर दिया। लीनान ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसकी छाती थपथपाते हुए, चिंता मत करो जियाओ जियाओ बहन। देवी की बचपन की प्रेमिका होने का नाटक करने की हिम्मत, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि उसे इस दुनिया में रहने का पछतावा हो। ये शियाओ शियाओ ने घृणा से अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसकी भौहें चिंतन में सिकुड़ गईं। पता लगाओ कि असली बचपन का प्यार कौन है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, एक घातक आभा से भर गईं। मुझे पता लगाना होगा कि वह कौन है। अध्याय 200-103 स्नेह मानव त्रासदी _7। लीनान ने तुरंत सहमति दे दी। ये शियाओ शियाओ शेनभुआ की लाडली है और स्कूल की सुंदरियों की सूची में भी उसका नाम सबसे ऊपर है। स्कूल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे उकसाए, यहाँ तक कि उन शिक्षकों की भी नहीं जो उसे थोड़ा बहुत सम्मान देते थे। ये शियाओ शियाओ दबंग और घमंडी होने के बावजूद एक बिगड़ैल अमीर लड़की की आदतों को पूरी तरह से अपनाती थी और असल में उसे कैंपस की रानी का दर्जा हासिल था। गोरी, अमीर और खूबसूरत होने का एक सच्चा उदाहरण। उसके उग्र स्वभाव के बावजूद सिर्फ उसके चेहरे और पारिवारिक संपत्ति के आधार पर एक के बाद एक कई लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे। बदकिस्मती से स्कूल में सभी जानते थे कि ये शियाओ शियाओ को सिर्फ यान सोंग पसंद है, चाहे उसने कितनी भी बार अपने प्यार का इजहार किया हो और उसे ठुकराया गया हो। हालांकि कई लोग उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनके मजाक ने उसके दृढ़ संकल्प को कभी नहीं हिलाया। हालांकि ये शियाओ शियाओ अजीब थी। हालांकि यान सोंग पर उसका क्रश जग जाहिर था, फिर भी वह कभी उससे पूरी तरह चिपकी नहीं रही। एक बार कबूलनामे के बाद ठुकराए जाने पर वह नखरे नहीं दिखाती थी, नहीं अपना गुस्सा दिखाती थी, बल्कि बस हल्का सा मुस्कुराती, अपना सिर घुमाती और चली जाती, फिर अगले कबूलनामे की तैयारी करती। लेकिन वह सिर्फ यान सोंग के सामने ही ऐसी थी। अकेले में अगर कोई उसके सामने उसकी मूर्ति पर मोहित होने की हिम्मत करता तो वह उसे सीधे थप्पड़ मार देती। एक बार एक लड़की ने चुपके से यान सोंग के सामने अपनी पहचान जाहिर कर दी और उम्मीद के मुताबिक उसे अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन ये शियाओ शियाओ ने बाद में किसी से उस लड़की की पिटाई करवा दी, जिसके बाद से कोई भी उसके सामने यान सोंग का जिक्र करने से कतराने लगा। तभी एक लंबा चौड़ा दुबला पतला युवक कक्षा में दाखिल हुआ। उसका चेहरा सुंदर था, नाजुक चेहरे वाला, शांत और आज्ञाकारी। वह बिना किसी की ओर देखे आखिरी पंक्ति की कोने वाली सीट पर बैठ गया और अगली कक्षा के लिए अपनी किताब पलटने लगा। वह वहां चुपचाप बैठा रहा, इतना चुपचाप कि वह लगभग अदृश्य हो गया था। यह एक नया स्थानांतरित छात्र था जो कुछ दिन पहले ही स्कूल आया था, जिसका नाम निंग जिहुआन था। जब ये शियाओ शियाओ ने ये नाम सुना तो वह समझ गई कि वह निंग परिवार से है। कुछ दिनों तक उस पर नजर रखने के बाद उसने पाया कि उसने कभी किसी से बात नहीं की थी, हमेशा अकेला रहता था, चुपचाप, मानो वह अदृश्य हो। बाथरूम जाने और खाने के अलावा उसका सारा समय अपनी किताबों को समर्पित था, मानो वह कोई अध्ययनशील व्यक्ति हो। नहीं, ये जियाओ जियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक दिन एक लड़का गलती से उससे टकरा गया और उसे आसान निशाना समझकर उल्टा उस पर ही दोष मर दिया और उसे बुरी तरह डांट दिया। निंग जिहुआन ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा, मानो वह किसी बेवकूफ़ की तरह लग रहा हो। बेरुखी से लड़का खींचकर चला गया। उस समय किसी ने भी युवक की झुकी हुई आंखों के नीचे द्वेष की चमक पर ध्यान नहीं दिया। अनजाने में उसकी नज़र उस पर पड़ गई। युवक ने उसे भांप लिया और उसकी तरफ देखा, अब भी मासूम, भोला भाला, लेकिन उसने उसकी आंखों में एक छिपा हुआ द्वेष और उपहास देखा। ये बहुत ही खतरनाक लड़का था, उसके भेष ने सबको धोखा दे दिया था।
उसके नुकीले दांत और दिल बहुत ही निर्दयी था। वह किसी अंधेरे कोने में चुपचाप दुबका रहता था, किसी जानलेवा वार का इंतजार कर रहा था। उसी दोपहर उस उत्पात मचाने वाले लड़के की पूरे स्कूल में एक सहपाठी का सामान चुराने के लिए आलोचना की गई। लड़का अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वह युवक कोने में चुपचाप बैठा अपनी पाठ्य पुस्तक पलट रहा था। धूप में वह इतना शांत और अविश्वसनीय रूप से पवित्र लग रहा था कि कई लड़कियां इस बेहद शांत स्वभाव वाले लड़के पर ध्यान देने लगीं। उस क्षण उसके दिल में अचानक डर पैदा हो गया। ये युवक बहुत डरावना था। वास्तव में वह निंग परिवार के योग्य था। वास्तव में निंग जिजिन का छोटा भाई था। ये सोचते हुए वह खड़ी हुई और युवक की ओर चली गई तथा उसके बगल वाली खाली सीट पर बैठ गई। आसपास के छात्र हालांकि इस बात से अनजान थे कि ये शियाओ शियाओ इस लड़के से बात करने की पहल क्यों कर रहा है, उन्होंने चतुराई से पूछने से मना कर दिया, लेकिन इस युवक के बारे में उनके दिलों में जिज्ञासा बढ़ती गई। दरअसल वह काफी सुंदर भी था। निंग जिहुआन, उसने अपनी बाहें उठाईं, ये देखते हुए कि उसकी मेज साफ और सुव्यवस्थित थी, किसी भी दिखावटी चीज से रहित जो उसके द्वारा छोड़े गए स्वच्छ प्रभाव से मेल खाती थी। युवक ने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया और उदासीनता से बोला, क्या आपको कुछ चाहिए? पास से देखने पर उसने देखा कि उसकी त्वचा बहुत गोरी थी, उससे भी ज्यादा नाजुक। उसकी पलकें मुड़ी हुई थीं, मानो किसी गुड़िया जैसी। अपने विचारों में खोई हुई वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी बड़ी बहन मेरी भाभी है, तो हम रिश्तेदार हुए, है ना? अगर और कुछ नहीं है तो क्या मैं सिर्फ नमस्ते नहीं कह सकती? युवक की लंबी उंगलियां किताब के पन्नों को पलट रही थीं, और ध्यान से सुनने पर उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। आपका परिवार उसे खुश नहीं कर रहा है। ये शियाओ शियाओ का चेहरा सख्त हो गया। न जाने क्यों इस लड़के के आसपास उसे हमेशा थोड़ी घबराहट और सांस फूलने जैसी महसूस होती थी। तुम्हारा क्या मतलब है? ये परिवार ने कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया? क्या उसने तुम्हें यही बताया है? वाह, घर पर तो वो हुक्म चलाती है और हुक्म चलाती है, लेकिन दूसरों के सामने वो एक तनकी हुई पत्नी की तरह पेश आती है। निंग जिजिन तो बिल्कुल पाखंडी है। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।